बारिश में गरीब बहू की चटपटी खेत वाली खुली रसोई। सड़क किनारे खेत में एक बड़ा तंबू लगा हुआ था। तंबू के नीचे कुछ लोग कुर्सियों पर बैठकर मजे से पकौड़े, भुट्टे, आलू का पराठा, घुइया की पत्ती के बड़े मंगोड़े ये सब खा रहे थे। धीमी धीमी बारिश हो रही है। कुछ लोग हाथ में छाता लेकर तो कुछ लोग रेनकोट पहनकर पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। बच्चे पास में खेल रहे हैं। वाह सुनीता, बहू के हाथ के इन पकौड़ों का स्वाद तो सच में लाजवाब है। बिल्कुल सही कहा विमला बहन, ऐसी चटपटी चीजें इस मौसम में मिल जाए तो मजा आ जाता है। तंबू के पास ही एक मचान बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत सारी हरी भरी बेलें लटक रही हैं। मचान के आसपास खेतों में ताजी सब्जियां लगी हुई हैं। रसोई के अंदर सुनीता बड़े चाव से खाना बना रही है। वो कढ़ाई में पकौड़े तल रही है। माँ जी जरा आग को थोड़ा और तेज कर दीजिए ताकि पकौड़े एकदम कुरकुरे बने। हाँ बहू, मैं अभी लकड़ियों को ठीक कर देती हूँ, ये भुट्टा भी बस भुनने ही वाला है। देवकी चूल्हे की आंच पर मजे से भुट्टा भून रही है। सुनीता कढ़ाई में तीखा और चटपटा तड़का लगाती है जिसकी तीखी खुशबू पूरे खेत में फैल जाती है। बाहर बैठे लोग खुशबू सूंघते हैं। अरे भाई देखो कितना अच्छा तड़का लगा है, खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि पेट भरे होने पर भी भूख लग जाए। रमेश, हरीश और गुड़िया तीनों मिलकर ग्राहकों को गरम गरम भुट्टों के पकौड़े और आलू के पकौड़े सर्व कर रहे हैं। लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म आलू के पकौड़े तैयार हैं, खाकर बताइएगा। और ये लीजिए चाची, आपके लिए एकदम गरम भुट्टे के पकौड़े। भाभी बाहर तो ग्राहकों की लाइन लग गई है, सब आपके हाथ के स्वाद के दीवाने हो गए हैं। गुड़िया तुम लोग बस जल्दी जल्दी सबको सर्व करते जाओ, मैं यहाँ गरम गरम उतार रही हूँ। आखिर भाभी आपने अपनी चटपटी खुली रसोई खेत में बना ही ली, सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी बहू को कि उसे बारिश में खुले में चटपटी रसोई बनानी पड़ी? क्यों एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़कर खेत में चूल्हा जलाना पड़ा? आइए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत से। गर्मी का भीषण मौसम है और सुनीता पसीने से लथपथ होकर चूल्हे में लकड़ियां जलाते हुए रोटियां सेक रही है। चूल्हे का धुआं पूरी रसोई में भर गया है। सुनीता को अचानक चक्कर आ जाता है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती है। उफ, आज तो गर्मी बर्दाश्त के बाहर है, सिर पूरी तरह घूम रहा है। सुनीता जैसे जैसे खुद को संभाल कर रोटियों की टोकरी लेकर बाहर कमरे में आती है जहां देवकी, हरीश, रमेश जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे हैं। सुनीता सबके सामने थाली लगाते हुए, हे भगवान, खाना बनाने में इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताऊं। चूल्हे का धुआं घर के अंदर भर जाता है और हमारी रसोई भी छोटी सी है। बड़ी मुश्किल से तुम्हें खाना बनाकर लाई हूँ। चलो अब आप लोग जल्दी जल्दी खा लो। सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। हरीश सब्जी का पहला निवाला मुंह में लेते हुए, सुनीता बहू इतना चटपटा और टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि खाना अंदर तक जाता ही नहीं। हाँ पिताजी, शरीर से इतना पसीना बह रहा है कि भूख ही मर जाती है। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बनाती है लेकिन अब गर्मी की वजह से खाना खाया ही नहीं जाता। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, इस उमस में तो सांस लेना भी भारी लग रहा है। मैं भी बस किसी तरह पेट भरने के लिए 2 रोटियां खा रही हूँ भाभी। परिवार के सभी सदस्य जैसे जैसे थोड़ा खाना खाते हैं, भीषण गर्मी और घुटन के बीच सब उसी छोटे से कमरे में जमीन पर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आती। इस कमरे में तो एक हवा का झोंका भी नहीं आ रहा है। रात कैसे कटेगी? इतनी गर्मी है कि यहाँ पर तो मुझे घुटन हो रही है, छाती पर वजन सा लग रहा है। हाँ जी, पंखा भी बस गर्म हवा फेंक रहा है। भगवान जाने कब राहत मिलेगी इस गर्मी से। रात किसी तरह बीतती है। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी पूरा परिवार तैयार होता है। वे सभी अपने खेतों पर जाने के लिए घर से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें चमन कबाड़ी वाला अपने ठेले के साथ मिलता है। राम राम हरीश भाई। अरे भाई, आप लोग तो बहुत ही टाइम के पक्के हो, समय पर खेतों के लिए निकल ही जाते हो। तुम भी तो रोज अपना कबाड़ बेचने समय से निकल जाते हो चमन भाई। हाँ भाई, गरीब हैं। अब गरीब अगर अपना काम समय पर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बात तो बिल्कुल सच कही आपने। मेहनत के बिना 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। चलो भाई, आप लोग खेत पर जाओ, मैं भी अपनी गली की तरफ निकलता हूँ। चमन अपना ठेला लेकर आगे बढ़ जाता है। हरीश का परिवार चलते हुए अपने खेतों पर पहुँचता है। उनके खेतों में धान, भुट्टे और सब्जियां लगी हुई हैं। खेतों को देखकर हरीश, हे भगवान, सारी सब्जियां भी सूख रही हैं और हमारा धान और भुट्टे भी सूख रहे हैं। हाँ पिताजी, मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं।
पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं। अब बारिश होना बहुत जरूरी है। यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर फसल खराब हो गई तो हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? सब उस ऊपर वाले के हाथ में है बेटा, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। सभी लोग सूखी मिट्टी को ठीक करने और बची हुई फसलों को बचाने के काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है। तब सुनीता पेड़ के नीचे आकर सभी को आवाज देते हुए, सुनिए, खाने का समय हो गया, आइए साथ में खाना खा लेते हैं। हाँ भाभी, जल्दी से निकालो, भूख के मारे अब काम नहीं हो रहा। सभी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। सुनीता कपड़े की पोटली से मक्के की रोटी, कच्चा प्याज और नमक निकालकर सभी को परोसती है। सब लोग मजे से खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम ढलने लगती है। वे वापस घर के लिए पैदल चलते हैं। तभी आसमान में अचानक काले बादल घिरने लगते हैं। देखो भैया, आसमान में कितने घने बादल आ गए हैं। हाँ गुड़िया, हवा भी ठंडी चलने लगी है। बारिश का मौसम अब शुरू होने वाला है। भगवान करे अच्छी बारिश हो जाए ताकि हमारी फसलें भी अच्छी हो जाएं और सूखा खत्म हो। हाँ पिताजी, खेतों को पानी मिल जाएगा तो सब्जियां फिर से हरी हो जाएंगी। वे जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तभी अचानक आसमान से झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वाह, बारिश आ गई, मजा आ गया। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। दिल खुश हो गया। चलो जल्दी से घर के अंदर चलो, सब भीग रहे हैं। सब लोग हंसते हुए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी अचानक छत के एक हिस्से से पानी की मोटी धार नीचे टपकने लगती है। अरे रमेश, देख, यहाँ पानी गिर रहा है। माँ, छत का छप्पर तो पूरी तरह सड़ चुका है। पैसे न होने की वजह से हम अपना छप्पर नहीं सुधरवा पाए। बहू, तू यहाँ पर कोई बर्तन लगा दे ताकि पानी पूरे कमरे में ना भरे। सुनीता एक बड़ी गंजी लेकर आती है और टपकते हुए पानी के नीचे रख देती है। लेकिन तभी बारिश झमाझम और बहुत तेज होने लगती है। भैया, यहाँ भी टपक रहा है, बिस्तर गीला हो रहा है। माँ जी देखो, चूल्हे के ऊपर भी टपकने लगा, पूरा चूल्हा भीग जाएगा। बर्तन कम पड़ रहे हैं, जल्दी से पानी बाहर फेंकना होगा। जगह जगह से घर टपकने लगता है। पूरा परिवार कटोरी, बाल्टी और डिब्बे लेकर घर के अंदर भरे हुए पानी को बाहर फेंकने में जुट जाता है। वे बहुत देर तक पानी फेंकते हैं। काफी देर के बाद बारिश बंद होती है। चलो भाई, जैसे तैसे हमने ये तो कर लिया। घर तो सूख गया है। भले हमें परेशानी हो रही है, लेकिन हमारे खेत तो हरे भरे हो जाएंगे। पिताजी, चूल्हा और लकड़ियाँ तो पूरी गीली हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि खाना बन जाएगा इनसे। कोई बात नहीं बहू, परेशान मत हो। अब कल सुबह ईंट ला देंगे, तुम चूल्हा बना के खाना बना लेना। आज हम सब ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह सुनीता जल्दी उठकर दोबारा चूल्हा बनाने के लिए घर के बाहर ईंटें ढूंढने लगती है। गांव में उसे पड़ोसन विमला और शीला मिल जाती हैं। अरे सुनीता बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो हाथ में तगाड़ी लिए? राम राम विमला चाची, बस गांव में ईंटें ढूंढने निकली हूँ। कल बारिश में चूल्हा टूट गया है, उसी को बनाना है। वैसे सुनीता बहू, तुम खाना तो बहुत लाजवाब बनाती हो और तड़के की खुशबू तो बाहर सड़क तक आती है। जब तुम रसोई में तड़का मारती हो तो हमारा भी मन ललचा जाता है। कभी अपने हाथ का खाना हमें भी तो खिलाओ। हाँ जरूर खिलाऊंगी चाची, पर अभी चलती हूँ। सुनीता ईंटें तगाड़ी में उठाती हैं और अपने घर की तरफ आते हुए मन ही मन, सब लोग मुझे यही कहते हैं कि सुनीता तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, खुशबू बाहर तक आती है, तो हमें भी खिलाना। लेकिन मैं किसको बताऊं कि मुझे खिलाने का बहुत मन है, लेकिन पैसे हो तो खिलाऊं ना। सुनीता ईंटें लेकर अपने घर पर पहुंचती है। फिर सुनीता और देवकी मिलकर ईंटों से नया चूल्हा बनाती हैं। चूल्हा सूखने पर सुनीता फटाफट आग जलाती है और फिर खाना बनाती है। वो गरम गरम रोटियां और सब्जी बनाकर सबको परोसती है। खाना खाकर रमेश, सुनीता बहुत बढ़िया खाना बना है, अब पेट भर गया तो खेत में काम करने की ताकत आ गई। आप लोग अच्छे से खा लीजिए, खेत में आज बहुत काम होगा। सभी लोग खाना खाकर खेतों के लिए निकल जाते हैं। सुनीता भी अपने बर्तनों को समेटकर उनके पीछे पीछे खेत की तरफ चल देती है। जैसे ही पूरा परिवार खेत में कदम रखता है, वैसे ही फिर से झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। तेज गर्मी के बाद आई इस बारिश को देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। वाह, मजा आ गया भैया। भाभी देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। हरीश और रमेश खेत की मिट्टी में खड़े होकर बारिश का आनंद लेते हैं। सब लोग नहाते हैं और भीगते हुए खेत में काम करते हैं। वाह भाभी, देखो ये बारिश की बूंदें तो जादू कर देती है, ना सिर्फ पेड़ों पर बल्कि हम पर भी। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। हाँ गुड़िया, खेतों की प्यास बुझ गई, हमारी फसलें अब मुस्कुराएंगी। सच में इस बारिश ने हमारी सारी थकान मिटा दी। चलो अब जल्दी से सब्जियों की क्यारियां ठीक कर लेते हैं। इस तरह से वो सभी लोग फिर खेतों में काम करके शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही उनकी खुशियां गायब हो जाती हैं। हे भगवान, सारा पानी तो फिर से घर के अंदर भर गया है।
सभी मिलकर डब्बों से पानी को बाहर निकालते हैं। फिर सुनीता जैसे तैसे लकड़ियां जलाकर खाना बनाती है और सबको खिलाती है। खाना खाकर सभी लोग किसी तरह सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुनीता पूरे घर में कीचड़ और पानी को फैला हुआ देखकर सभी से, पिताजी आप लोग खेत निकलिए, मैं ये सारा पानी और कीचड़ साफ करके आप लोगों के लिए खाना बनाकर खेतों में ले आऊंगी। सुनीता तू अकेले ये सब कैसे साफ करेगी, हम मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, आप लोग जाइए, मैं सारा काम करके आती हूँ, खेतों का काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है बहू, हम निकलते हैं, तू अपना ध्यान रखना। हरीश, रमेश, देवकी और गुड़िया खेत चले जाते हैं और सुनीता घर में काम में लग जाती है। वो कीचड़ साफ करती है, फिर जैसे तैसे चूल्हे को सुखाकर खाना बनाती है और खाना टोकरी में कपड़े से ढककर टोकरी लेकर खेतों की तरफ निकल जाती है। गांव की कच्ची पगडंडी पर सुनीता खेतों की तरफ जा रही थी। तभी अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक बड़ा कुत्ता भौंकता हुआ बाहर आ जाता है। अरे हट हट, यहाँ से दूर हो। कुत्ता सुनीता की तरफ लपकता है। सुनीता अपनी टोकरी संभालते हुए तेज दौड़ने लगती है। फिर वो हांफते हुए एक मोड़ पर रुककर, उफ, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। खाना बनाकर खेतों में लेकर जाना भी आसान नहीं है। तभी अचानक सामने रोड से एक बड़ा ट्रक हॉर्न बजाता हुआ गुजरता है। सुनीता की नजर उस पर पड़ती है। वो देखती है कि खुली ट्रक में पीछे औरत एक गैस स्टोव रखकर खाना बना रही है। ट्रक आगे बढ़ रहा है और वो औरत बहू की आराम से सब्जी चला रही है। अरे, चलते ट्रक में गैस चूल्हा जलाकर खाना बन रहा है। ट्रक में बैठी वो औरत भी सुनीता को देखकर मुस्कुराते हुए चली जाती है, लेकिन सुनीता के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। जब वो औरत वहाँ खुले ट्रक में खाना बना सकती है तो क्यों ना मैं भी अपने खेत में खुली रसोई बना लूं, जिससे कि आसानी से खाना बनाकर सबको खिला पाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो खेतों पर पहुंचती है। उसका पूरा परिवार खेत के किनारे एक इमली के पेड़ के नीचे भूख से बैठा हुआ है। देवकी उसे देखकर, अरे सुनीता, ये क्या बात हुई, इतनी देर हो गई, सबको भूख लगी है, तुम इतनी देर से खाना लेकर आई हो? हाँ बहू, भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, बहुत देर कर दी तुमने। क्या करूँ माँ जी, इतना सारा काम था घर पर, पूरे घर का कीचड़ साफ करना पड़ा, चूल्हा सुखाना पड़ा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब जल्दी से थाली लगा। सुनीता टोकरी खोलती है और सबको खाना परोसते हुए, अरे ये क्या, मैं जब खाना लेकर निकली थी तो खाना एकदम गर्मा गर्म था। मुझे लगा सबको गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद आएगा, लेकिन खाना खेतों तक लाते हुए सारा खाना ही ठंडा हो गया। कोई बात नहीं सुनीता, ठंडा होने के बाद भी खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। तभी खेत से लगे कच्चे रास्ते से गांव के दो मजदूर गुजर रहे होते हैं। आलू गोभी की सब्जी की तीखी खुशबू उनके नाक तक पहुंचती है। अरे भाई, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ढाबे पर बहुत अच्छी गोभी आलू की सब्जी बन रही है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुंह में पानी आ गया। दोनों मजदूर बातें करते हुए आगे चले जाते हैं। गुड़िया ये सब सुनकर हंसते हुए, भैया देखो, इनको क्या पता कि हमारी भाभी खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है और ये खुशबू हमारे ही खाने से आ रही है। अरे रोड के किनारे हमारे खेत है तो आते जाते लोगों को खुशबू तो आती रहेगी, उनकी बात छोड़ो, तुम लोग चुपचाप खाना खाओ। सभी लोग खाना खा लेते हैं। तभी अचानक आसमान फिर से काला हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हरीश के खेत के कोने में एक बहुत ही पुरानी छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। हरीश बारिश को देखकर, अरे चलो चलो, झोपड़ी के अंदर चले चलो, बहुत तेज बारिश है। पूरा परिवार भागकर उस छोटी सी झोपड़ी में सिमट जाता है। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा है और झोपड़ी की छत से भी हल्की बूंदें टपक रही हैं। झोपड़ी के अंदर पूरा परिवार सिकुड़ कर बैठा हुआ है। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और झोपड़ी की पुरानी घास फूस से पानी नीचे रिस रहा है। अरे बहुत देर हो रही है, बारिश बंद भी नहीं हो रही, अब क्या करेंगे हम? हाँ माँ जी, हमारे घर में तो पानी भर गया होगा और अब जाकर खाना बनाने के लिए पहले सारा पानी घर के बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे बहुत देर हो जाएगी। भाभी, इस झोपड़ी में खाना नहीं बना सकते क्या? यहाँ तो हम बारिश से ही बचे हुए हैं। इतनी सी झोपड़ी है, अगर इसमें खाना बनाएंगे तो सारा धुआं झोपड़ी के अंदर भर जाएगा और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ गुड़िया, और वैसे भी ये झोपड़ी घास फूस की है, इसमें आग भी लग सकती है। काश ऐसा होता कि खेतों में ही हमारी चारों तरफ से खुली रसोई होती, जहाँ धुआं भी ना रुकता और गर्मी भी नहीं लगती। कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है और पूरा परिवार झोपड़ी से बाहर आता है और घर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। तभी अचानक हरीश की नजर खेत के दूसरे कोने पर पड़ती है, जहाँ कुछ आवारा जानवर घुस आए हैं। अरे ये क्या, देखो 3-4 आवारा पशु हमारे खेत के अंदर घुस रहे हैं। अरे हटो हटो, यहाँ से भागो भागो यहाँ से। हरीश और रमेश आवारा जानवरों को वहां से भगाते हैं। तभी देवकी खेत में लगी लौकी की एक बेल को देखकर,
हे भगवान, इस लौकी के एक बेले में एक बड़ी सी लौकी फल गई थी। मैंने सोचा था कि कल उसी की सब्जी बनाएंगे, लेकिन लगता है गाय उसे भी खा गई। माँ, तुम्हें अपनी लौकी की चिंता हो रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम चले जाएंगे तो ये जानवर तो हमारा पूरा खेत ही खराब कर देंगे, हमारी बच्ची कुची सब्जियां भी खा जाएंगे। बातें करते हुए सभी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। पूरा परिवार रात के अंधेरे में भीगते हुए जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उनके सामने तबाही का मंजर होता है। घर का छप्पर पूरी तरह टूटकर नीचे गिर चुका है, केवल दीवारें ठीक हैं। हे भगवान, हमारा तो आशियाना ही उजड़ गया, अब हम कहाँ सिर छुपाएंगे। रोने से काम नहीं चलेगा माँ, हमें हिम्मत रखनी होगी। पिताजी चलिए इस छप्पर का मलबा हटाते हैं और फिर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। हमें सुबह खेतों में काम करने भी तो जाना है ना। जैसे तैसे रात के 3 बजे तक वो लोग अपने घर का मलबा हटाते हैं और फिर बिस्तर लगाकर अपने टूटे हुए घर के अंदर ही सो जाते हैं। थकावट के कारण सभी को नींद भी आ जाती है। अगले दिन सूरज सर पर आ जाता है और पूरा परिवार बहुत देर से खेत पहुंचता है। हरीश सूखी क्यारियों को देखकर माथा पकड़ते हुए, आज तो हमें आने में काफी देर हो गई। इतनी देर से अगर हम खेतों पर आएंगे तो काम कैसे करेंगे, और हमारी रोजी रोटी तो यही खेत है। हमें उनकी देखभाल सही समय पर ही करनी होगी। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा पिताजी, ऐसे रोज रोज भागदौड़ नहीं हो सकती। तभी कबाड़ी वाला चमन अपने ठेले पर बहुत सारा पुराना कबाड़, टीन के शेड और खाली प्लास्टिक के डब्बे लादकर खेत के पास वाले पक्के रास्ते से गुजर रहा होता है। वो हरीश को परेशान देखकर रुक जाता है। अरे हरीश भाई, राम राम। बारिश ने तो तुम सबको भी परेशान कर दिया ना। सुना तुम्हारा घर गिर गया। हाँ चमन भाई, हम गरीब तो ऐसे ही परेशान होते हैं, कुदरत भी हम पर ही कहर ढाती है। सुनीता ठेले पर लदे बड़े बड़े टीन के टुकड़ों और प्लास्टिक के मजबूत डब्बों को देखकर चमन से, चमन काका, आप अपने ठेले के ये पुराने टीन के शेड और बड़े प्लास्टिक के डिब्बे हमें दे दो। टीन के शेड? तुम इसका क्या करोगी बहू? चमन काका, मैं इन सबको लगाकर खुले खेत में चटपटी रसोई बनाऊंगी। चमन सुनीता को टीन के खाली डब्बे और प्लास्टिक के बड़े बड़े डब्बे देकर वहाँ से चला जाता है। तब देवकी सुनीता से, अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? खेतों में खुली रसोई, वो भला कैसे हो सकता? तेरा दिमाग तो ठीक है। माँ जी, पिताजी, मैं यहाँ पर खुली रसोई बना लेती हूँ, तो उससे हम सब जानवरों को भी देख सकते हैं और खुद भी यहाँ पर खाना बनाकर खा सकते हैं। आने जाने में टाइम बचेगा हमारा। हाँ, और हम सब्जियां भी देख सकते हैं। वैसे भी हमारा घर गिर गया है तो वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। हाँ बहू, ये बात तो तुमने बहुत पते की कही। चलो हम सब मिलकर इस काम में लग जाते हैं। सभी मिलकर पास के जंगल में जाते हैं, बांस और झाड़ियां काट कर ले आते हैं। पूरा परिवार मिलकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ से वो लोग बांस की कुछ झाड़ियां काट कर ले आते हैं। पिताजी, मैं ये 4 बांस चारों कोनों पर गाड़ देता हूँ। हाँ रमेश, मैं मिट्टी खोदने में आपकी मदद करती हूँ। सभी लोग मिलकर जमीन में बांस गाड़ते हैं, फिर ऊपर चमन से ली गई टीन और प्लास्टिक के डब्बों को काटकर छप्पर बनाते हैं ताकि पानी अंदर ना आए। इस तरह एक शानदार मचान बनाकर तैयार हो जाता है। सुनीता मचान को देखते हुए अपनी सास से, देखिए माँ जी, हमारी मचान बनकर तैयार हो गई है। चलिए इसके आसपास कुछ बेलों वाली सब्जियां लगा देते हैं और तैयार बेलों को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो जानवरों से भी सुरक्षित रहे और हमारी रसोई देखने में भी हरी भरी लगेगी। हाँ बहू, मैं बेलों को इस मचान के ऊपर चढ़ा देती हूँ और बीज भी लगा देती हूँ, तो इस मचान के अंदर जल्दी से अपना चूल्हा बना ले। हाँ भाभी, चलो अंदर चूल्हा बनाने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ। रमेश, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे पास थोड़े से रस्सी के बंडल रखे हैं, तो इन बचे हुए बांस से हम दोनों एक खटिया तैयार कर लेते हैं। वो हमारे आराम करने के काम आएगी। हाँ पिताजी, मैं और माँ भी घर जाकर रसोई बनाने का सारा सामान ले आते हैं। वैसे भी भूख लगी है। जैसे ही मचान बनकर तैयार होगा, भाभी जल्दी से खाना बना देंगी और हम आज इस खुली रसोई में बैठकर खाना खाएंगे। गुड़िया और देव की रसोई का सामान लाने के लिए घर की तरफ निकल जाते हैं और सुनीता खेत के आसपास से कुछ ईंट और मिट्टी लाकर मचान के अंदर चूल्हा बनाने लगती है। तो वहीं हरीश और रमेश मिलकर बांस और रस्सियों से खटिया तैयार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया और देव की रसोई का सारा सामान लाकर मचान के अंदर रख देते हैं। शाम तक उनकी खटिया भी तैयार हो जाती है और ईंट का चूल्हा भी सूखकर रेडी हो जाता है। तभी अचानक झमाझम बारिश होने लगती है। चूल्हे के किनारे से आ रही बौछार को देखकर सुनीता, ऐसा करते हैं, चूल्हे के पीछे भी हम 3 शेड और प्लास्टिक के डिब्बे को काट कर एक आड़ बना देते हैं ताकि बौछार अंदर ना आए। अब सुनीता रमेश के साथ मिलकर प्लास्टिक के और टीन के डब्बे को काटकर चूल्हे के पीछे उन्हें लगाकर एक आड़ बना देती है।
तब तक गुड़िया बारिश में भीगते हुए हरी सब्जियां जैसे भिंडी, मूली, भत्ते, आलू, गाजर, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च सारी सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख कर ले आती हैं और चूल्हे के पास रखते हुए, भाभी देखिए, मैं अपने खेतों से ये सारी सब्जियां तोड़ कर ले आई हूँ, बस आप जल्दी से खाना तैयार कीजिए, बहुत भूख लग रही है। अब सुनीता बची हुई लकड़ियों से चूल्हा जलाती है और खुली रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। वो कढ़ाई में तेल डालकर आलू भट्टे के पकौड़े बनाती है और फिर बघारे हुए चावल और तड़के वाली दाल बनाती है और फिर मक्के का आटा गूंदकर चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक कर सभी को सर्व करते हुए, आप लोग गरम गरम खाना खाना शुरू कीजिए और बताइए कि कैसा बना है। सुनीता के बनाए खाने की खुशबू न सिर्फ मचान के अंदर बल्कि बाहर दूर तक फैल रही थी। खाना खाकर रमेश, लाजवाब, जीरे वाले चावल और आलू भंटे के पकौड़े का जोड़ बहुत ही तीखा और चटपटा है। हाँ भाभी, आपने ये दाल फ्राई भी जबरदस्त बनाई है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग स्वाद लेकर खाना खा लेते हैं और हरीश खाना खाकर खटिया पर आराम करने लगता है। तभी वो देखता है कि खेत के किनारे से कुछ जंगली सुअर आ रहे हैं। रमेश, देखो वो जानवर आ रहे हैं, जल्दी लाठी उठाओ। रमेश और हरीश तुरंत दौड़ कर जाते हैं और चिल्लाकर उन जानवरों को भगा देते हैं। वापस आकर खटिया पर बैठते हुए रमेश, चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब रसोई यहाँ होने से हमारी सब्जियां भी बच गईं और खाना भी गर्मा गर्म मिला। सभी लोग मचान के नीचे बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। हरीश और रमेश खटिया पर ही सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सभी लोग खेतों में काम करने लगते हैं। तभी देवकी सुनीता से, बहू, मेरा तो करेले खाने का मन कर रहा है। मैंने करेले की फैली हुई बेलों को मचान पर बांध दिया था। कुछ करेले मुझे दिखाई दे रहे, मैं तोड़ कर ले आती हूँ। आज तुम करेले बना लेना और हाँ, साथ में कुछ अरबी के पत्ते भी ले आती हूँ, तुम उनके पकौड़े जरूर बनाना। अब देवकी और गुड़िया जाकर मचान के ऊपर लगे हुए करेले तोड़ लेती हैं और पास ही लगी हुई अरबी की पत्तियां भी तोड़ लेती हैं और फिर उन्हें लाकर सुनीता को दे देती हैं। सुनीता चूल्हे पर करेले की चटपटी सब्जी और अरबी के पत्तों के चटपटे पकौड़े बनाकर तैयार करते हुए, गुड़िया, मैंने खाना लगभग तैयार कर लिया है, तुम सबको बुला कर ले आओ और मैं सभी को खाना परोस देती हूँ। अब गुड़िया खेतों में जाकर सभी को आवाज देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। फिर सुनीता सभी को गर्मा गर्म घुइया के पकौड़े, मक्के की रोटी, करेले की तीखी सब्जी सर्व कर देती है। सभी लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं और खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। उनके खेतों में लगी हुई धान की फसल, सब्जियों की फसल और मचान पर चढ़ी हुई सब्जियों की बेलें काफी अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं। एक दिन विमला और शीला रास्ते से गुजर रही होती हैं। वे मचान पर लटकती सब्जियां और सुनीता की खुली रसोई देखकर वहां जाती हैं और विमला से, अरे भाई, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं तुम्हारे यहाँ। हरीश भाई, कद्दू और लौकी तो देखो कैसे लटक रहे हैं। हाँ विमला बहन, हम खेतों में मेहनत करते हैं, हमने सब्जियां उगाई हैं, रात दिन एक किया है हमने। अरे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी बहू अंदर खाना बना रही है, आओ चलो तुमको भी खिलाती हूँ, बहुत टेस्टी खाना बनाती है वो। दोनों पड़ोसने देवकी के साथ अंदर आती हैं और बारिश में गरीब बहू की चटपटी खेत वाली खुली रसोई देखकर हैरान होते हुए, अरे वाह बहू, तुमने तो बारिश में ये खुली रसोई बनाकर बड़ा अच्छा काम किया। इस रसोई में तो अंदर पानी भी नहीं भर रहा और चारों तरफ से खुली होने की वजह से तुम अपने खेतों पर भी नजर रख पा रहे हो और साथ ही तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी, बारिश के भी मजे ले रही हो। वैसे बहू, तुम जो खाना बना रही हो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है, आखिर क्या बना रही हो ऐसा? बैठिए चाची जी, मैं आपको खिलाती हूँ। आज मैं भुट्टे के पकौड़े, तड़के वाले चावल और मक्की की रोटी और अपने ही खेतों में उगी हुई सब्जियां बना रही हूँ। बैठो बहन, तब तक मैं एक तरफ चूल्हे की आग पर तुम लोगों के लिए भुट्टे भी भून देती हूँ। देवकी और शीला चटाई पर बैठ जाते हैं। सुनीता खाना बनाकर उन लोगों को परोस देती है और साथ ही देवकी गरम गरम भुट्टे चटनी लगाकर उन्हें दे देती है। वे दोनों खाना खाकर बहुत खुश होती हैं और सचमुच सुनीता बहू के हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट है ना शीला बहन? हाँ बहन, बहुत ही चटपटे पकवान बनाती सुनीता बहू। विमला और शीला खाना खाकर तारीफ करते हुए चली जाती हैं। परिवार की बाकी लोग भी खाना खा लेते हैं। तभी बाहर झमाझम बारिश होने लगती है। बारिश देखकर गुड़िया, भाभी मुझे नहाना है, आज मैं इस तेज बारिश में खूब नाचूंगी। गुड़िया ऐसा कहकर बाहर चली जाती है और झमाझम बारिश में नहाती है और नाचती भी है। उसकी खुशी देखकर उसके साथ परिवार के लोग भी बारिश में खूब भीगते हैं और खूब नाचते हैं। थोड़ी देर बाद वे अपनी छोटी सी झोपड़ी में जाकर अपने अपने कपड़े बदल लेते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। अगले दिन झमाझम बारिश के बीच सुनीता अपनी खुली रसोई में खाना बना रही थी। उसी समय सड़क से दो थके हुए मजदूर हाथ में छाता लेकर गुजर रहे थे। खाने की खुशबू सूंघकर बोला,
भाई इतनी अच्छी खुशबू है, काश ये खाना खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। हाँ यार, पर हम पराए लोगों से कैसे मांगे। चलो आगे चलते हैं। दोनों मजदूर छाता लेकर चले जाते हैं। सुनीता ये सब देखकर खाना बनाते हुए खटिया पर बैठे अपने सास ससुर से, पिताजी कितने सारे लोग हमारा खाना खाना चाहते हैं, हमें उन्हें यहाँ बैठाकर खाना खिलाना चाहिए। अगर इतने लोगों को मुफ्त में खाना देगी तो हमारा तो बंटा ही धार हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तभी विमला और शीला फिर से वहाँ आती हैं। हरीश भाई, सुनीता बहू, तुम्हारे खाने की याद मुझे फिर से खींच लाई, आज फिर से हमें पकौड़े खिला दो। सुनीता उन्हें खाना परोसती है। विमला और शीला खाना खाकर उठती हैं और वे सुनीता से, सुनीता बहू, तुम इतना टेस्टी खाना बनाती हो कि कोई खाए बिना रह नहीं सकता, तो तुम ऐसा करो कि ये खाना बेचना शुरू कर दो, और ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, ये हमारे आज के खाने के हैं। सुनीता के मना करने के बाद भी शीला उन्हें पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुनीता सभी से, क्यों ना हम ऐसा ही करें और खाना बेचे, इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बात तो सही है, पर बारिश का मौसम है, रसोई तो हमारी चारों तरफ से खुली है, हवा आ रही है, लोग बैठेंगे कहाँ। हमारी स्कूली रसोई में काफी सारे लोगों का खाना मैं अकेले ही बना सकती हूँ, बस हमें ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था करनी होगी। हाँ ये बात तो है। ऐसा करते हैं, खेत की कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचते हैं और एक छाता खरीद के ले आते हैं ग्राहकों के लिए। अगले दिन रमेश खेत में ताजी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचता है और वहां से एक बड़ा छाता लेकर आता है और खेतों के किनारे लगा देता है। तभी चमन कबाड़ी वाला फिर से वहां आता है। अरे भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सुनीता बहू, आज चूल्हे पर क्या चढ़ाया है? चमन काका, आज मक्के की रोटी और चटपटी चटनी है, आइए आप खाना खाइए। सुनीता चमन को भरपेट खाना खिलाती है। फिर चमन, बहू मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर इस स्वादिष्ट भोजन के बदले मैं तुम्हें अपने ठेले से 2-3 पुरानी कुर्सियां दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद काका, ये हमारे बहुत काम आएंगी। इस तरह एक छाते के नीचे 2-3 कुर्सियां लग जाती हैं। रमेश एक लकड़ी के पट्टे पर कोयले से चटपटी रसोई का खाना सिर्फ 50 रुपए में का बोर्ड भी लगा देता है। तभी वहीं 2 मजदूर आकर, अरे देखो यहाँ बोर्ड लगा है, तो क्या यहाँ खाना बिकता है? हाँ भाई साहब, बिल्कुल गरम और चटपटा खाना मिलता है, आइए बैठिए। दोनों झमाझम बारिश के बीच छाते के नीचे कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और बोर्ड पढ़ते हुए रामू, अरे ये तो बहुत सस्ता है, हम दोनों ही 50 में खा लेंगे, 25 तेरे 25 मेरे। हाँ भाई, ये तो हमारे बजट में है। सुनीता दोनों को 50 के चटपटी आइटम परोसती है। दोनों तारीफ करते हुए तड़के वाली दाल, चावल, मिक्स वेज की सब्जी, भुट्टे के पकौड़े, चटनी और गर्मा गर्म भुट्टे खाकर वहां से चले जाते हैं। हरीश का परिवार पैसे पाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन वो 2 मजदूर 5-6 और मजदूरों को अपने साथ लेकर आते हैं। भाई हमको भी चटपटा खाना चाहिए, हमें वो 50 वाली थाली दे दो। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। फिर भी मजदूर बिल्कुल नहीं भीगते। वे अपना अपना छाता खोल लेते हैं और कुछ मजदूर अपना रेनकोट पहन लेते हैं और फिर सभी लोग वहां बैठकर खाना खाते हैं। मचान के अंदर रमेश खाना बना रही सुनीता से, सुनीता ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पर एक लंबा शेल्टर बनाना पड़ेगा ताकि सब लोग सूखे में बैठकर खाना खा सकें। पर अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, हम एक और बड़ा छत्ता ला सकते हैं बाजार से। हरीश एक और छत्ता लाकर लगा देता है। अब मजदूर छाते के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और उनके पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये लोग बाजार में एक लंबा सा तिरपाल खरीदते हैं और कबाड़ वाले चमन से ही खरीद कर कुछ कुर्सियां, टेबल, कुछ पुराने टेबल तिरपाल के नीचे रख लेते हैं और फिर इस तरह से उनका तिरपाल का बड़ा शेल्टर तैयार हो जाता है और लोग वहां पर आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। एक दिन वहां से गुजरते हुए साहूकार सुनीता की चटपटी रसोई और छोटे से ढाबे को देखकर हरीश के पास आकर, अरे वाह हरीश, तुमने यहाँ खेतों में खुली रसोई के साथ साथ ढाबा भी बना लिया है। राम राम साहूकार जी, बस गुजर बसर हो रही है। हरीश, तुमने मुझसे जो पुराना कर्जा लिया था उसे आज ही वापस करो या मुझे तुम्हारा गांव का घर दे दो। साहूकार जी, वो घर तो हमारा इकलौता आशियाना है, थोड़े दिन रुक जाइए, हम आपको आपका पूरा पैसा ब्याज समेत दे देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देकर जा रहा हूँ, अगर पैसे नहीं मिले तो घर मेरा होगा।
साहूकार वहां से चला जाता है। तभी कॉलेज की कुछ लड़कियां वहां आती हैं और झमाझम बारिश के बीच में गरीब बहू की चटपटी खेत वाली खुली रसोई को देखकर आपस में बातें करते हुए, देख रही है शिप्रा, बारिश में खुली रसोई कितनी अच्छी लग रही है और खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है। हाँ काजल, मैंने सुना है कि यहाँ सस्ता, चटपटा और अच्छा खाना मिलता है। चल हम भी खाते हैं और साथ में इस रसोई की वीडियो भी बनाते हैं, अच्छे व्यूज आएंगे। कॉलेज की सभी लड़कियां सबसे पहले खुली हुई चटपटी रसोई के अंदर पहुंचकर खाना बना रही सुनीता का वीडियो बनाते हुए, बहन जी, आपकी इस खुली हुई चटपटी रसोई का आखिर क्या राज है जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है? हम किसानों को अपनी मेहनत से ही अपना भाग्य बदलना होता है। बस ये सब इस मेहनत का नतीजा है। मैं और मेरा पूरा परिवार इन खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और साथ ही अब हम मिलकर सभी को सस्ता, चटपटा और अच्छा खाना भी खिला रहे हैं। वीडियो बनाने के बाद लड़कियां वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं और फिर बैठकर चटपटा खाना खाने लगती हैं। अगले दिन उनका वीडियो वायरल हो जाता है और अगले दिन उस चटपटी रसोई का खाना खाने के लिए वहाँ भीड़ लग जाती है। भीड़ देखकर देवकी अपनी बहू से, देख रही हो बहू, आज चटपटी रसोई का खाना खाने के लिए कितने लोग आए हैं। हाँ माँ जी, मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार करती हूँ और आप लोग सभी को सर्व कर दीजिए। और गुड़िया, तुम जाकर काउंटर संभालो और पैसों को अच्छी तरह रखना। सभी लोग काम में लग जाते हैं और सुनीता खाना बना रही है, देवकी भुट्टे भूंज रही है, हरीश और रमेश ग्राहकों को खाना सर्व कर रहे हैं और गुड़िया काउंटर पर पैसे गिन रही है। इस तरह अब रोज उनके ढाबे पर भीड़ लगने लगी थी और उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। एक हफ्ते बाद साहूकार आता है तो रमेश सारा पैसे का हिसाब चुकता करते हुए, साहूकार जी, आपके सारे पैसे चुकता हो गए। अब आप खुश होकर हमारी चटपटी रसोई का खाना खाकर जाइए। साहूकार मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपने घर को भी पक्का बना लेते हैं और अपनी खुली खेत वाली रसोई में एक बड़ा टीन का शेल्टर लगाकर वहां टेबल और कुर्सियां लगा देते हैं और कुछ लड़कों को काम पर भी रख लेते हैं। इस तरह उनका जीवन अब खुशी पूर्वक बीतने लगता है।